हेलो दोस्तों, पूरा स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा जीएस। चलिए हम लोग फर्स्ट लेक्चर पॉलिटिकल साइंस से पूरा कर लिए थे। आज आपका सेकंड लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग देखे होंगे। हाँ, जिसे जो ना देखे हैं, जो नया स्टूडेंट अगर आज हमसे जुड़िएगा, वो पहले का जो फर्स्ट जो लेक्चर अपलोड किया गया है चैनल पर, उसको जाकर के पूरी तरह से देख लेना है, क्योंकि कहानी वहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। ये आज जो है ना, ये हाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पेपर तैयार करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जब पेपर तैयार करते ना है, तो उसमें आपको याद रखिएगा, हम जीरो से कहने का मतलब पहले भी बोले थे कि कोई स्टूडेंट पढ़े होंगे अथवा ना भी पढ़े होंगे, वो हम लोग के लिए मैटर नहीं करेगा। हम लोग जब शुरू किए हैं, तो शुरू के मतलब कि जो स्टूडेंट कभी पॉलिटिकल साइंस से मुलाकात नहीं भी हुआ होगा ना, उनको सिखा देंगे, उनको भी हमको सिखा देना है। 100% गारंटी जो हम देते हैं कि 100% हम आपको सिखा के लेके चलेंगे। तो उसमें कहने का मतलब कि तो उसके प्रति मेहनत भी करना है, और थोड़ा सा आपको जो कहा जाए हमारे द्वारा उस शब्दों को पालन भी करना है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सेकंड लेक्चर पर आ जाते हैं, तो सेकंड लेक्चर पर आ जाते हैं कहीं ना कहीं फर्स्ट लेक्चर में कुछ बात में ऐसा होगा कि सेकंड लेक्चर में होगा आगे आएगा, तो समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत में जिसे आप भी पढ़ जाइएगा। और फिर आपको लगेगा कि जिसे टीचर बोले कि 100% सिखा रहे हैं, तो 100% जो सिखा रहे हैं, तो आपको 100% तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप पीछे से फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पर आइए। हम आपको 100% सिखा देंगे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी करते होंगे, उनको जिस तरह से लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगी। डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पर आ रहे हैं। राजनीति विज्ञान हम लोग स्टार्ट किए थे, आज पार्ट 2 आपका बने चलने वाला पॉलिटिकल साइंस। हम लोग सिर्फ उसमें 30 से 40 मिनट जो लेक्चर हुआ था, वहीं से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर। समझिएगा पहले। हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग अपनी बातों को समाप्त किए थे कहां पर? हम लोग बोले थे कि द रिपब्लिक जो पुस्तक था ना, वहीं पर हम लोग अपनी बातों को समाप्त किए थे। ये रिपब्लिक जो पुस्तक था, यहीं पर हम लोग अपनी बातों को समाप्त किए थे। हम लोग सुकरात के बारे में जो जानकारी था, हम आपको ट्रांसफर कर दिए। सुकरात के बारे में उतना बात जो कहा गया है, उतना कम से कम आपको मस्तिष्क में रखना है। उतना बात जो है आपको मस्तिष्क में कम से कम समाहित रखना है। उनके बाद उनके जो शिष्य थे प्लूटो, तो प्लूटो के बारे में भी कुछ कहानी हम देखे थे कि प्लूटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में यूनान में एथेंस में 428 ईसा पूर्व में उनके एथेंस में जन्म हुआ था। तो इनके बारे में भी जानकारी हम आपको दे दिए कि प्लूटो के बारे में दे दिए। इन्हीं की पुस्तक को हम लोग आधार बनाए थे। इन्हीं की पुस्तक द रिपब्लिक जो था, रिपब्लिक पुस्तक, इसी को आधार बना के चलने की जो भी शब्द हमारे द्वारा कहा जाएगा ना, उस सब शब्द आपको द रिपब्लिक पुस्तक में मिलेगा। द रिपब्लिक पुस्तक में सुकरात के भी बारे में जाने, तो सुकरात के बारे में जाने। सुकरात के तो अपन जीवन पर कहीं बेचारा कोई पुस्तक रचने नहीं हुआ था उनके जीवन पर, तो इसीलिए उनका जो शिष्य थे प्लूटो, तो उनके जीवन के बारे में भी हमको प्लूटो की बुक द रिपब्लिक से हमको जानकारी मिलता है। अगर पुस्तक बताया द लॉ, इस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, आपको मस्तिष्क में रखना है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को शब्द ब शब्द आप मस्तिष्क में रखिए। आपको कभी भी पॉलिटिकल साइंस में कहीं पर भी कभी भी दिक्कत है। इसमें भी कुछ ऐसा टर्म है, शब्द है, जो मस्तिष्क की सीमाओं को उल्लंघन कर ही देता है। ऐसा सब इसमें आएगा कि हम लोग जानते हैं, मजबूरन बस रट लेते हैं कि इसको रट लेना, मतलब से कोसों दूर रहते हैं। तो इस तरह हम आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं मिलेगी। जो भी शब्द कठिन लगेगा, उस शब्द को सरल कर देंगे, आपके मस्तिष्क की सीमाओं के अंदर ला देंगे। इसे एकदम ईमानदारी से समझिएगा। 100% सिखाने की गारंटी लेते हैं, 100% लेते 100% सिखा देंगे। आईयू पेपर उठाए हैं, ये सब्जेक्ट उठाया है कि हर मानव के रियलिटी में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब अपन देश के बारे में संविधान वगैरह पर आएंगे, तब पता चलेगा कितना महत्ता है इस पेपर के। इसका जो है कि रियलिटी में पता चलेगा कि हर भारतीय के पास जानकारी होना बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट के। अब जानिए, तो प्लूटो के बारे में हम जानते थे। पिता के नाम था अरिस्टोटल, माता था, हम लोग देखे थे एक बार बताए थे ना, 428 ईसा पूर्व में, 428 ईसा पूर्व में एथेंस में पिता अरिस्टोटल, माता पेरिकाटियन के यहाँ पर जन्म लिया था। जन्म लिए थे। बचपन में भी कहानी कुछ बता देते कि किस तरह से पहलवान थे, और यहाँ से रिपब्लिक पुस्तक से
कि आपको पीछे वाला वीडियो देखिए, खाने जुड़ जाएगी। द रिपब्लिक जो पुस्तक इनके द्वारा रचा गया था, हम लोग जानते थे कि इनके गुरुदेव इनका जो गुरु थे ना, गुरु में जब सुकरात था 399 ईसा पूर्व में, जब उनको विष के प्याला विष देकर के जब उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद ये विश्व भ्रमण पर निकले थे, चारों तरफ घूमने शुरू किए थे, 10-12 वर्ष जो है भ्रमण किए थे। उसके बाद क्या किए कि 10-12 वर्षों तक आस पास पड़ोस के कंट्री में घूमने गए, और वहां से वापस आए। वहां से जब वापस आए तब जाकर के एथेंस में एक एकेडमी बनाया, एक एकेडमी जो था, एकेडमी बनाया जिसको अकादमी बोलते हैं। एकेडमी एक विश्वविद्यालय की तरह जो था काम करता था, एक विश्वविद्यालय के निर्माण किए। कौन? प्लेटो। और निर्माण किए अपन जो गुरुदेव सुकरात थे उनके विचारों को, और अपन जो विचार उनके पास हुआ उन सभी विचारों को हर जनता के पास, हर लोगों के पास पहुंचाने का काम किए। वो जो एकेडमी बनाए थे वहीं से एक एकेडमी जो था इनके द्वारा निर्माण किया गया था। जब चारों तरफ से घूम के आए थे तब आए पुस्तक की रचना किए, द रिपब्लिक पुस्तक की रचना किए। अब इसी में हम लोग जो भी शब्द हमारे द्वारा कहा जाएगा इसी को आधार बना करके हम आपके सामने रखने वाले हैं। समझिए मेरी इधर, इसमें प्लूटो के न्याय सिद्धांत, प्लूटो के न्याय सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है। शिक्षा के सिद्धांत भी इनका प्रसिद्ध है, उससे भी अच्छा है। आदर्श राज्य, शिक्षा सिद्धांत में, गुफा सिद्धांत में बहुत सिद्धांत है, लेकिन आपको ईश्वर सिद्धांत कम से कम अपने मस्तिष्क में रखना है। समझिए, प्लूटो के द रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें प्लूटो के एक न्याय सिद्धांत है। एक न्याय के बारे में कहा गया कि प्लूटो के न्याय सिद्धांत है, एक आदर्श राज्य की परिकल्पना, एक आदर्श राज्य की परिकल्पना प्लूटो के द्वारा किया गया था। इन सभी शब्दों को समझना कि आखिरकार प्लूटो सोचते थे। प्लूटो को कहा जाता है कि प्रथम राजनीतिक दार्शनिक। तो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक इनको क्यों कहा जाता है? दर्शन के मतलब, दार्शनिक के मतलब हम आपको शब्द बता दिए थे कि जो सत्य के पता लगाए, सत्य के खोजने वाले व्यक्ति, सत्य के पास पहुंचने के प्रयास करें, वैसे व्यक्ति को हम लोग दार्शनिक कहते हैं। द रिपब्लिक जो पुस्तक है न्याय सिद्धांत, इनका जो न्याय सिद्धांत था तो समझिएगा, आम बोल चाल की शब्द भाषा में हम लोग समझते हैं कि न्याय अन्याय शब्द से परिचित है। हम लोग जैसे प्राय दिन हम लोग देखते हैं कि हाँ किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ न्याय हो गया, जैसे कोई व्यक्ति के साथ अन्याय हो गया उसके साथ न्याय होना चाहिए। कोई दो गुट आपस में झगड़ा कर दिए, कमजोर गुट बेचारा बने, कमजोर गुट के छत ज्यादा हो गया, किसका हुआ झगड़ा जब हो गया तो कमजोर गुट उन पर तो ज्यादा उसमें ज्यादा प्रहार कर दिया गया, तो दिखाई पड़ता है कि कमजोर गुट को जो बढ़िया गुट जो था उन पर क्या किए हैं, अत्याचार किए हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय का रियलिटी में प्लूटो भी एक न्याय अन्याय कह रहे थे। यही न्याय सिद्धांत था उनका, उनका कुछ सबसे अलग था। क्या था? हम लोग जैसे बोलचाल की भाषा में क्या करते थे, हम दो व्यक्ति कुछ झगड़ा कर लिए, कुछ झगड़ा कर ले, कुछ पैकेट फाड़ दिए, पैकेट मिले, कमजोर इसका पैकेट फाड़ दिया, इसके साथ अन्याय हुआ है। अब जाकर को उनके दोनों पैकेट फाड़ दिए, तब जाकर इनके साथ न्याय होगा। का प्लूटो के यही मतलब था। प्लूटो के न्याय सिद्धांत था क्या, उसकी वास्तविकता से परिचित हम लोग होने वाले। समझिए, तो ध्यान दीजिए, प्लूटो को छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं थे, बहुत महान व्यक्ति थे। अब इनके न्याय सिद्धांत पर आपको चर्चा करने वाले हैं। समझिए पहले कि सबसे पहले प्लूटो के कहना था ना कि जो पृथ्वी पर जितना भी जीवधारी है, समझिए पहले थोड़ा सा बात, कि पृथ्वी पर जितना भी जीवधारी है ना, उस सभी जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ जीवधारी कोई है, उसका नाम है मानव। उसी का नाम है मानव। सभी जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ जीवधारी है, उसका नाम क्या है? मानव। हम मानव जो है ना, सभी जीवधारियों से सबसे उत्तम होते हैं, सिर्फ अपने मस्तिष्क के गुण के कारण। मस्तिष्क के गुण के कारण हमारे पास मस्तिष्क भी है, सौरता भी है, सब चीज है, लेकिन मस्तिष्क अन्य जीवधारियों की तुलना में हमारे पास मस्तिष्क जो है ना, क्योंकि अन्य जीवधारी हमसे अधिक पावर वाला रहेंगे, लेकिन उनके मस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क की तरह मतलब प्रगतिशील नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग हर जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ जीवधारी है मानव। अब समझिए, प्लूटो के कहना था कि द रिपब्लिक के आधार बना कर प्लूटो द रिपब्लिक में साफ साफ शब्दों में लिखे हैं कि जितना भी मानव प्रजाति है, जो भी मानव प्रजाति है ना, उस सब मानव प्रजाति में तीन तत्व जो है अनिवार्य रूप से विद्यमान होता है। जितना भी मानव प्रजाति है उस सब मानवों में 3 एलिमेंट जो है उसमें अनिवार्य रूप से जिसे उसमें अनिवार्य रूप से फिक्स है कि अगर पृथ्वी लोक पर आया है मानव तो उसमें 3 एलिमेंट हर मानव में,
उधर कोई भी कंट्री में हो, कोई भी देश में, कोई भी गांव में, कहीं पर भी रहे, मानव प्रजाति के सबसे पहला गुण बताया था कि उसमें 3 एलिमेंट अनिवार्य रूप से रहेगा। वो तीनों एलिमेंट में समझिए 3 तत्व हर मानव में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। न्याय सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहला मानते बुद्धि। बुद्धि पहला एलिमेंट माने कि हर मानव में बुद्धि होता है। हर मानव में बुद्धि, जिसका सेंटर बताया कि मस्तिष्क में ही पाई जाती है। इसका सिंबॉलिक बुद्धि मस्तिष्क में होता है बुद्धि, हम लोग जानते हैं। दूसरा बताया सौर। दूसरा बताया कि सौर, सौर जिसको हम लोग बहादुरी बोलते हैं, सौर बोले कि हाँ। दूसरा बोले कि सौर, कि हर मानव के सीने में सौर होता है। प्लूटो कह रहे हैं हर मानव के सीने में सौर होता है। तीसरा बताया पेट में उत्पादकता। उत्पादकता क्षुधा बोलते हैं समझिए भाषा कि तीसरा इंगित सिंबल किए कि पेट में उत्पादकता, जो मानव की जो जतन है कि हाँ अगर कोई मानव अत्यधिक मैंने खाना उसका लगा रहता है तो उसको उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहले प्लूटो बोले कुछ कि हर मानव में 3 एलिमेंट अनिवार्य रूप से पाई जाती है। वो तीनों एलिमेंट के नाम आपको पता रखना कि हाँ पहला बुद्धि, सौर और उत्पादकता। तो बुद्धि, सौर और उत्पादकता। अब ये तीनों एलिमेंट अगर कोई व्यक्ति में, कोई भी मानव हो, उसमें सामान्य मानवों की तुलना में अधिक हो जाए। सामान्य मानवों की तुलना में अगर कोई व्यक्ति में बुद्धि अधिक है, सौर भी अधिक है और उत्पादकता, ये तीनों के गुण समान मानव की तुलना में अधिक पाई जाए, समान मानव की तुलना में ये तीनों के गुण अधिक पाए जाए, तो उस मानव को मानव ना कह करके महामानव कहा जाएगा। उसमें सौर के भी गुण अधिक है, उसमें बुद्धि के भी गुण अधिक है, इसमें उत्पादकता के गुण भी अधिक है। ये तीनों एलिमेंट जब अधिक रहेगा कोई मानव में तो उसको मानव ना महामानव की संज्ञा दी जाएगी, महामानव की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन ऐसा होता है तो सिर्फ अपवाद स्वरूप, हर मानव में संभव नहीं है। प्लूटो की कथा अनुसार अब समझिए 3 एलिमेंट लेकर के हर मानव पृथ्वी पर आता है, जिसमें से प्लूटो महोदय का कहना था कि एक एलिमेंट उसमें जो है, एक तत्व जो है उसमें प्रधान तत्व होता है। हर मानव में तो तीनों मौजूद रहेगा, हर मानव में तीनों के तीनों मौजूद रहेगा, लेकिन एक जो है ना उसमें प्रधान एलिमेंट, प्रधान तत्व होता है, प्रधान तत्व होता है। अब ये जो अपना न्याय सिद्धांत दिए थे ना कि प्लूटो का जो न्याय सिद्धांत था, तो प्लूटो का जो न्याय सिद्धांत था, आप समझिएगा कि प्लूटो के न्याय सिद्धांत बाह्य गुण पर आधारित नहीं था। बाह्य गुण पर कि कोई भी मनुष्य के जो बाह्य गुण पर जो था उसके अनुसार न्याय के बारे में चर्चा नहीं किए थे। इनका साफ साफ शब्दों में कहना था कि मानव के आंतरिक सद्गुण, मानव के आंतरिक सद्गुण पर चर्चा कर रहे थे कि हर मानव में जो ना, मानव जो होता है इंसान, उसके इंटरनल सद्गुण के साथ उसके साथ न्याय होना चाहिए, इस पर ही ध्यान दे रहे थे। तब ना बोले ही, तब साफ साफ शब्दों में हर मानव के साथ 3 एलिमेंट निश्चित है, इसमें से एक तत्व उसके पास प्रधान तत्व होगा। जब एक तत्व प्रधान तत्व होगा तो इनका यही कहना था कि हर मानव को जो है ना उसके प्रधान तत्वों के अनुसार अगर कार्यों का आवंटन किया जाए, कार्य दिया जाए, तब कह सकते हैं वास्तविक तौर पर तो उस व्यक्ति के साथ न्याय हुआ है। बाहर में कोई के साथ झगड़ा करने क्योंकि पैकेट एक फाड़ दिया तो अन्याय हुआ, हम जाकर दोनों पैकेट फाड़ दिए तब जाकर न्याय हुआ, ये मतलब नहीं है। ये चर्चा नहीं करे थे प्लूटो तर्क नहीं दे रहे थे। इनका कहना था क्या कि न्याय से इनका तात्पर्य था कि व्यक्ति की इंटरनली जो आंतरिक इनका जो सद्गुण होता है उस सद्गुण के साथ अगर कोई व्यक्ति सौर्यवान है, मतलब बुद्धिमान है, तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके साथ क्या, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो उसको शासन के कार्य सौंपा जाना चाहिए, कुछ शासक बने। अगर जो कोई व्यक्ति के पास बुद्धि अत्यधिक है तो क्या करना है, उनको शासन के कार्य दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति सौर्यवान है, उसमें प्रधान तत्व सौर है, प्रधान एलिमेंट जो उसमें सौर, उसमें कुछ प्रधान तत्व सौर अत्यधिक है, तो सौर अत्यधिक उसको सेना के कार्य दिया जाए, सेना के कार्य दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति उत्पादकता प्रधान तत्व कोई व्यक्ति में मौजूद है कि हमारा उत्पादकता प्रधान तत्व है, उस व्यक्ति को उत्पादन के कार्य सौंप देना चाहिए। सही मायने में प्लूटो के कहना था कि व्यक्ति के साथ न्याय यही है कि उनके आंतरिक सद्गुणों के आधार पर उनको कार्य का आवंटन किया जाए। कार्य के आवंटन करेंगे तब ये ओरिजिनल न्याय है। ये जो न्याय होगा ना ये रियल में न्याय होगा। तो ई पर चर्चा करते हैं। न्याय का सिद्धांत है ना बहुत समझ में नहीं आता है, बहुत किसी मारे का उल्लंघन कर जाता है कि न्याय का सिद्धांत क्या है।
तो न्याय के सिद्धांत हम लोग जो देखते हैं कि बाहरी गुणों के आधार पर न्याय के सिद्धांत वो नहीं बोल रहे थे। उनका मेन अर्थ यही था कि हाँ, कि अगर जो व्यक्ति अगर तीनों प्रधान तत्व, तीनों एलिमेंट, ये तो तीनों में मौजूद रहता करेगा हर मानव में, हर मानव में तीनों एलिमेंट रहेगा। क्या रहेगा? बुद्धि, इसका सेंटर बताया मस्तिष्क, फिर रहेगा सौर, सौर कहां पर होगा? सी में बताया गया। फिर हो जाएगा उत्पादक, रेटिंग किया गया। ये तीनों में से जिस एलिमेंट अगर हमारा में उत्पादक की उत्पादकता अगर हम में प्रधान तत्व है, तो उत्पादकता प्रधान तत्व जब हमें पाई जाएगी तो हमको शासन नहीं करना चाहिए, शासन के कार्य नहीं देना चाहिए, हमको सैनिक के काम नहीं देना चाहिए, हमको समाज में नाना प्रकार के उत्पादन के कार्य करना चाहिए। ये होगा, इसमें हम अपना 100% दे सकते हैं, ये सही न्याय होगा। सौर्यवान व्यक्ति है, उसको उत्पादन के कार्य लगा दीजिएगा, तो फिर दिक्कत वहां पर, वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये कहना चाह रहे थे। बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको आप सेना बना दीजिएगा, सैनिक बना दीजिएगा। उनको बनना था शासन, उनको शासक क्यों बनना था? शासन व्यवस्था संचालित करते, तो ये था इनका सही मायने में। तो बस याद रखिएगा, न्याय सिद्धांत पूछेगा कि हाँ प्लूटो के न्याय सिद्धांत क्या था? तो प्लूटो के न्याय सिद्धांत एक ही शब्दों में बोल देना है कि प्लूटो के न्याय सिद्धांत का मतलब बस इतने बोलना है कि प्लूटो जो थे कि व्यक्ति के बाह्य गुण के आधार पर, बाहरी गुण के आधार पर न्याय के बारे में नहीं बोले थे। इनका साफ शब्दों में कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ न्याय करना है तो व्यक्ति के आंतरिक जो सद्गुण होता है उस सद्गुण के साथ न्याय किया जाए, तब कह सकते हैं वास्तविक तौर पर उस व्यक्ति के साथ न्याय हुआ है। उस व्यक्ति के साथ तभी न्याय ओरिजिनल रूप से कर सकते हैं न्याय हुआ। आई तो आम भाषा में देखते रहते हैं कि न्याय ही न्याय है, लेकिन सही मायने में आप खुद सोचिए कि जो हम लोग चाहते हैं अगर उसी रूप हमारा कार्य मिल जाए, काम मिल जाए, तो इससे बड़ा अगर कुछ हो सकता है न्याय हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं हाँ उसके लाइक, अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि ठीक है ये तीनों एलिमेंट तो पाया जाता है, तीनों तत्व है, लेकिन अब चेक कैसे करल जाए? और हर मानव में तो तीनों एलिमेंट है, बुद्धि है, सौर है, उत्पादकता है, ये तीनों एलिमेंट उसमें है। उसमें से अब ये कैसे चेक किया जाए कि प्रधान एलिमेंट कौन है, प्रधान तत्व जो है उसमें कौन है, उसको किस ग्रुप में रखा जाए, किस ग्रुप में रखा जाए? समझिए, तब प्लेटो का किया कि तीन ग्रुप भी बनाए थे, तीन ग्रुप बनाया। या देखिए तीन वर्गों में विभाजित किए, अपन सोची विचार के किस तरह से क्या समझे कि तीन ग्रुप बनाए। कौन? प्लूटो। आज तीनों ग्रुप जो बनाए, इसमें सबसे पहले क्या किया कि हम जानते हैं कि बुद्धि, सौर और उत्पादकता, बुद्धि, सौर, उत्पादकता, ये तीन तो हर मानव में एलिमेंट है मौजूद। आप इसमें से बोले, ये तीनों बुद्धि है, सौर है, उत्पादकता है, आप इसमें से जवाब बोले ना कि तीनों के अगर कोई जांच सकता है कि कौन व्यक्ति, ये तीनों तो हर मानव में रहेगा मौजूद, ये तीनों एलिमेंट जो है हर मानव में ही है, लेकिन प्रधान तत्व हमारे पास क्या है जांचिएगा ना, अब ग्रुप में रखिएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा माने शिक्षा। शिक्षा, अब समझिएगा, शिक्षा के वो सहारा लिए, शिक्षा के सहारा लिए कि शिक्षा, बोले साफ शब्दों में कि शिक्षा ही वो साधन है, शिक्षा ही वो साधन है जिससे मानव ही जांच सकता है कि हमें कौन प्रधान तत्व है, किस तत्व की प्रधानता है, क्योंकि तीनों एलिमेंट तो हर मानव में होता है, लेकिन हम किस प्रधान तत्व के साथ पृथ्वी लोक पर आए हैं और उसी प्रधान तत्व के अनुरूप हमको हमें कार्य मिलना चाहिए। समझिए, तो बुद्धि, सौर और उत्पादकता तीनों में है। अब शिक्षा के, अब शिक्षा के जिस न्याय सिद्धांत दिए थे, शिक्षा के भी सिद्धांत दिए थे, ये सिद्धांत दिए थे शिक्षा के ना कि इनका जो शिक्षा के दिया गया सिद्धांत आज वर्तमान में भी वही चल रहा है। 428 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस में जन्म लेने वाला जो बच्चा थे प्लेटो, इनके द्वारा जो दिया गया था शिक्षा के सिद्धांत आज वर्तमान में वही उदाहरण किए हुए हैं। समझिए, तो उसी वक्त क्या किए कि शिक्षा के तीन ग्रुप में बांटे, प्राथमिक शिक्षा, समझिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की है, और फिर की का प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा। समझ लीजिएगा भाषा, शिक्षा के तीन ग्रुप में बांटे कि शिक्षा का के इनका साफ करना था ना कि ठीक है कि हाँ तीनों एलिमेंट के साथ जो व्यक्ति आएगा तो पता कैसे चल जाए कि कौन प्रधान एलिमेंट होगा, तीन तत्व सब में है।
अब उसके बाद कार्य का आवंटन करवाना है। तब शिक्षा का माने कि 35 वर्षों की शिक्षा दी जाएगी। उसमें से तीनों तरह की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा और फिर उच्च शिक्षा। साफ बोले कि शिक्षा सभी को अनिवार्य रूप से लेना है, शिक्षा सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से लेना है शिक्षा। तो अब इस शिक्षा की शुरुआत की प्राथमिक शिक्षा से। तो अगर व्यक्ति कोई प्राथमिक शिक्षा लिए, अब माध्यमिक शिक्षा में गए, अब उनको से आगे पढ़ाई बढ़ ही नहीं रहा, उनके मस्तिष्क जो है कंट्रोल में नहीं है, नहीं पढ़ाई एक्सेप्ट कर रहा, तो कोई व्यक्ति के साथ बोले कि आपको पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्राथमिक शिक्षा भी ग्रहण कर लिए हैं, आपको आगे नहीं लग रहा है कि इस क्षेत्र में विकास कर पाएंगे, तो आप समझ जाना चाहिए कि हम उत्पादन के क्षेत्र में काम करेंगे, उत्पादन के कार्य करेंगे। अगर आपने 100 की प्रधान तत्व होगा तो आप सेना के तौर में जाइएगा कि बांटे देखो बुद्धि, सौर और उत्पादक, बुद्धि से उत्पादक। तो अगर प्राइमरी शिक्षा ग्रहण किए उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमसे नहीं, शिक्षा में हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो शिक्षा में जब आगे नहीं जाइएगा तब माध्यमिक में भी जाना बेकार है। अगर आप सौर्यवान व्यक्ति हैं तब सेना में जाइए। अगर सौर्यवान व्यक्ति नहीं है, सौर्यवान व्यक्ति सौर एलिमेंट आपको पास में प्रधान है वो नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि उत्पादन के कार्य संभालिए। उत्पादक जो उत्पादकता अगर प्रधान तत्व है तो आपको उत्पादन जो उत्पादन होता है, उत्पादन के कार्य जो है में लग जाइए, उत्पादन के कार्य में लग जाइए। दूसरा बोले कि अगर प्राथमिक शिक्षा, कहीं बोले शिक्षा सबके अनिवार्य रूप से लेना है, लेकिन हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है वो वही व्यक्ति ग्रहण करे, उच्च शिक्षा जो है ना वही व्यक्ति ग्रहण करे कि जिसमें वो प्रधान तत्व हो, उसके लगे कि हाँ अंदर से सब हमारा से आवाज आना चाहिए कि हमको पढ़ना है। ये जोर जबरदस्ती नहीं है, जो जबरदस्ती आप वर्तमान देखते ना कि हाँ जोर जबरदस्ती बने, जो काम के लिए नहीं बने वही काम हम लोग करते रहते हैं, जबरदस्ती के काम, जबरदस्ती काम। ठीक है, उसमें आज तो ठीक है, आज लोग अलग दुनिया है, उस वक्त की कहानी कर रहे हैं। आज तो ठीक है यही दुनिया में रखा कि किसी तरह से हम लोगों ने काम कर लेते हैं, लेकिन वो अलग दुनिया के, उसमें हम लोग प्लूटो के बारे में कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं, आज वर्तमान से तुलना करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा में भी जा सकते हैं। आपको पता चल जाए कि हम सौर्यवान व्यक्ति हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाइए। क्या 3 वर्गों में, 3 वर्गों में बांटे थे जवान, 3 वर्गों में पूरी तरह से विभाजित किए थे कि व्यक्ति किस तरह से होगा, उत्पादकता के गुण अधिक रहेगा, व्यक्ति उत्पादन के काम करे, शिक्षा प्राथमिक ले, सेकेंडरी शिक्षा ले, लेकिन हायर एजुकेशन में भूल के भी ना जाए, वो शिक्षा में भूल के भी नहीं जाना है। दूसरा कि जो सौर्यवान व्यक्ति है वो सैनिक के काम करे, उस सैनिक के कार्य जो है ना, सैनिक के कार्य संभाले कि सेना के, क्योंकि इसका भी बहुत महत्व है, संभालना इसका भी बहुत महत्व है। आज उत्पादन के कार्य करता है इसका भी महत्व है, क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं करेगा, नाना प्रकार का उत्पादन जब प्रांत में नहीं हो, राज्य में नहीं होगा तो उसका विकास संभव नहीं हो पाएगा, विकास संभव नहीं हो पाएगा। अब समझिए बुद्धि, जिसके पास जो प्रधान एलिमेंट बुद्धि हो वही हायर एजुकेशन ग्रहण करे। वो हायर एजुकेशन जब ग्रहण करेगा ना तो उसको उनको शासन के कार्य सौंपना चाहिए कि हाँ शासक वही बने। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति को शासक बना देते हैं, शासन व्यवस्था संचालित करने की उनको पूरा पावर आप देते हैं, तो वो जो सही मायने में जो है ना उस राज्य के साथ, उस व्यक्ति के साथ यही न्याय, वहां के जनता के साथ सचमुच में यही न्याय है, ओरिजिनल न्याय यही है। अब यहाँ पर जिसमें सैनिक जो सौर प्रधान व्यक्ति है, प्रधान तत्व है, उसमें अगर उनको अगर शासन बना दीजिएगा फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा, फिर नहीं दिक्कत में क्या मतलब कि उतना आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। सिंपल तो देखिए ना इधर पहले इतना याद रखिए कि न्याय सिद्धांत, तो न्याय सिद्धांत में तो जो बुद्धि प्रधान तत्व है जिसको जवान बोले थे का गोल्ड, गोल्डन, इसको बोले थे गोल्डन, जिसमें बुद्धि प्रधान तत्व है ना उसको गोल्डन वाला ग्रुप बोले थे। ये जो सौर प्रधान व्यक्ति को सिल्वर ग्रुप बोले थे। ये कभी-कभी याद ग्रुपों देता है। और फिर जो उत्पादकता प्रधान होता है उसको ब्रॉन्ज बोले थे, समझिए कि गोल्डन कहने का मतलब कि बुद्धि प्रधान व्यक्तियों को जिनके द्वारा ग्रुप बनाया गया था उसमें रखा गया था, तो उसको गोल्डन ग्रुप के व्यक्ति कहते थे। सिल्वर कहने का मतलब जो सौर प्रधान व्यक्ति है तो उसको सौर प्रधान व्यक्ति को सिल्वर ग्रुप में रखना है। अब फिर मैंने ब्रॉन्ज जो उत्पादन के कार्य कर सकता है उनको ब्रॉन्ज वाला रखना है। ये 3 कैटेगरी बनाया गया था, किनके द्वारा? इनके द्वारा, प्लूटो के द्वारा। अब समझिए इनका न्याय सिद्धांत में आप सबको समझ उम्मीद है, जैसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा रियल में का न्याय सिद्धांत क्या था। ये इंटरनली न्याय की बात कर रहे थे, जो बाहर जो न्याय है जो दिखता है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। अब लीजिए
तो शिक्षा भी बताया कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, 35 वर्षों की शिक्षा की व्यवस्था किए थे और इससे निकाले थे कि हाँ इसी से इस शिक्षा के माध्यम से ही पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में प्रधान तत्व कौन है। इसी से फिल्टर कर करके छान छान के हमको देना है। प्राथमिक शिक्षा पर रुक गया, ये ग्रुप में डाल दीजिए ब्रॉन्ज वाला में। गया के सेकेंडरी पर भी गया है तो उसमें है बिरला दिख रहा है तो आप उसको सौर ग्रुप में डाल दीजिए, सिंगल ग्रुप में डाल दीजिए। अगर कहे मतलब हाँ जो पता चले कि दोनों ग्रुप आ तीसरा में पहुंचने वाला है उसको ई ग्रुप में डालिए, गोल्डन में डाल दीजिए। तो 3 ग्रुप बनाए थे, ये वो महापुरुष थे। इस तरह से इनका कहना था। अब समझिए कि आप यही बताए थे कि आदर्श राज्य की परिकल्पना किए थे। दूसरा नया सिद्धांत देखिए, अब इनका आदर्श राज्य था। राज्य के बारे में भी कुछ नहीं बोले हैं, राज्य के बारे में कोई अलग से वजह कहना था कि आदर्श राज्य। तो आदर्श राज्य जो इनका कहना था कि राज्य है का, राज्य है का व्यक्तियों के एक तरह से बृहद स्वरूप बताए थे। बढ़ा हुआ जो होता है बृहद स्वरूप, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हाँ जब डिग्री बढ़ा हुआ डिग्री, तो बढ़ा हुआ डिग्री अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है कहीं उसका बढ़ा हुआ डिग्री क्या होगा, खुल के हंस देना। नहीं कह सकते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, अब उससे बड़ा डिग्री बोला क्या होगा तो खुल के हंस देना। तो ये जवान यही कह रहे थे, ये जो प्लूटो थे इनका यही साफ साफ शब्दों में कहना था। समझिए कि बुद्धि, सौर और उत्पादकता, ये कहने का मतलब कि व्यक्ति में गुण है, प्रधान तत्व के अनुसार उसको कार्य मिल जाए, कार्य मुहैया कराया जाए, उसके साथ न्याय वास्तविक तौर पर होती है। अब राज्य के बारे में बोले, आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी इनकी किया गया था कि आदर्श राज्य। तो आदर्श राज्य के मतलब समझिएगा कि आदर्श राज्य जो बोले थे, तो आदर्श राज्य के मतलब क्या कहना था कि राज्य कुछ और नहीं है, व्यक्तियों का बृहद स्वरूप है। व्यक्तियों के बृहद स्वरूप को हम लोग राज्य की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए बृहद स्वरूप राज्य में रखे हैं। इसमें समझिए इनका कहना था कि अगर राज्य में अगर राज्य में सौर कहने का मतलब कि सौर प्रधान व्यक्ति है, अगर कोई राज्य में बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, अगर शासन व्यवस्था उनके हाथ में दी जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कहे का मतलब ये जो गोल्ड को लिखे ना है, अगर कोई व्यक्ति जो है बुद्धि, अगर कोई व्यक्ति जो है बुद्धि प्रधान तत्व के साथ धरती पर आया है, तो बुद्धि प्रधान एलिमेंट के साथ अगर हम धरती पर आए हैं, उस व्यक्ति को अगर शासन व्यवस्था दी जाए संचालित करने के लिए, तो बुद्धि प्रधान जो व्यक्ति होंगे वो शासन व्यवस्था संचालित करेंगे, तो उनका दिखेगा कि हाँ ये जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके शासन में आपको दिखेगा, शासन में दिखेगा। अगर कोई सौर प्रधान व्यक्ति है, उनके अगर राज्य की पूरी बागडोर उनके हाथ में सौंपी जाए, सौर प्रधान व्यक्ति उनके हाथ में सौंपी जाए, तो उनको उनमें इस तरह के सैनिक के काल के प्रभाव आपको दिखेगा। वो जब शासन व्यवस्था संचालित करेंगे ना, तो उसमें सेना के प्रभाव दिखेगा आपको। कोई उत्पादक प्रधान व्यक्ति है, उनको अगर राज्य के मालिक बना दिया जाए, उनको शासक बना दिया जाए, तो उनके कार्यों में दिखेगा। सिंपल तो बात है। समझ देखिए कि मनमोहन सिंह के नाम सुने हुए, भारत के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। वो जो मनमोहन सिंह जो थे भारत के प्रधानमंत्री जो थे, तो उनके बारे में कहा था कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स होता है ना, इकोनॉमिक्स के काफी विद्वान व्यक्ति थे। जब उनको भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उनकी उस समय भारत के इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था था, उनका भारत जो जीडीपी था वो ग्रो करना शुरू हो गया था, बढ़ना शुरू हो गया था। उनके शासन में दिखा, उनमें प्रधान एलिमेंट जो था ना, इकोनॉमिक्स विद्वान थे, बुद्धि से महान व्यक्ति थे, तो उनका देखा। आज वर्तमान में देखिए, आज वर्तमान के हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जो आज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री है, तो उनमें क्या था, उनमें कहीं ना कहीं वो आरएसएस एक संगठन होता है, उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक तरह से वो सिपाही की तरह काम करते हैं, सिपाही की तरह काम करते हैं, बचपन से उनका सिपाही की तरह काम करते हैं, मतलब आरएसएस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। आज उनके कार्य में भी देखिएगा ना कि जो प्रधानमंत्री उनके हाथ में जो सत्ता सौंपी गई है, वर्तमान प्रधानमंत्री जो हम लोग के पास नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको उनके पास जो सत्ता सौंपी गई, उनके कार्यों में आपको दिखेगा। कार्य में शुरुआत में जो आरएसएस के मेंबर वगैरह बन के आगे बढ़ करके भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो उनके कार्य में आपको दिखेगा उनको सेना के प्रति अधिक झुकाव होगा। सेना के प्रति, सैनिक की जो सेना होता है उसके प्रति अत्यधिक झुकाव होगा, ताकि दिखता है। हम लोग के प्रधानमंत्री बने थे जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब 64 में प्रधानमंत्री बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब निधन हुआ था, तो उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उत्पादकता की गुण उनमें थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको जो शासन व्यवस्था दिया गया पावर, तो उनमें भी उत्पादकता की गुण दिखा। ठीक है, उसमें भारत की स्थिति परिस्थिति वैसी नहीं थी, उत्पादन करना बहुत जरूरी था।
ठीक, वो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब उनमें उत्पादकता के गुण देखे, उनमें उत्पादकता एक तरह से प्रधान तत्व होगा, प्रधान तत्व था तो उत्पादकता। सिंपल शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर जो व्यक्ति जिस प्रधान तत्वों के साथ बने आया है पृथ्वी लोक पर, अगर उसके अनुरूप उसको कार्य दिया जाए तो उस व्यक्ति के साथ रियल में न्याय है। और राज्य कुछ दूसरा नहीं है, राज्य के मतलब होता है व्यक्तियों का बृहद स्वरूप, बड़ा रूप, इधर जिसे यही ओरिजिनल राज्य है। राज्य का मतलब कुछ अलग नहीं है, जिस तरह के व्यक्ति को शासन व्यवस्था दी जाएगी वो उसके शासन में दिखेगा। अगर बुद्धि प्रधान व्यक्ति को शासन बनाते हैं तो उसको उनकी शासन व्यवस्था जब संचालित करेंगे तो उन्हें बुद्धि दिखेगा आपको। सैनिक सौर प्रधान व्यक्ति को अगर बनाते हैं, सौर प्रधान व्यक्ति को बनाते हैं, आप मुखिया जो राज्य है देश है उसका मुखिया बनाते हैं तो आपको उनको सेना के प्रति झुकाव दिखेगा। उत्पादक प्रधान व्यक्ति को बनाते हैं तो आपको दिखेगा। ये था आदर्श। अब समझ, अब हम लोग मुद्दा पर आते हैं आदर्श राज पर। आदर्श राज का था, अभी ओरिजिनल मुद्दा समझना है क्या आदर्श राज। आदर्श राज, आदर्श राज के मतलब होता है कि वैसी राज्य की व्यवस्था, प्लूटो सोच रहे थे, प्लूटो का कहना था कि ऐसी राज्य की व्यवस्था हमको करना था, इस तरह की राज्य की व्यवस्था करना कि हम सब चीज की एक तरह से आदर्श रूप हो। अब ये असंभव घटना है कि पृथ्वी पर सब चीज के आदर्श रूप कहां से आ सकता है। तब दर्शन के विद्वान व्यक्ति, दर्शन के विद्वान व्यक्ति, तर्क विद्या के विद्वान व्यक्ति, ऐसी नहीं कि महान व्यक्ति, ये जवान जो है वो अपना सोचना शुरू किए। कल्पनाओं पर इनका जो सोच था ना, ये अधिकतर कल्पना पर, ये कल्पना पर बने कहने का मतलब सोचना शुरू किए कि आदर्श राज्य अपने से दिमाग लगाए, समझिए अपने बैठ करके सोचे और सोचने के बाद तर्क डेवलप कर दिए। तर्क कैसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, अपने तर्क दे करके सोचे। आपको एक तरह से आदर्श राज्य की जो इनका बने परिकल्पना था उसको बने एक व्यवहार में रूप देने का प्रयास किए। पहले तर्क क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति अपने तर्क वितर्क किए और उसके बाद सोचे कि हाँ किस तरह से। तो इनका मानना था, प्लूटो का मानना था जैसे स्वर्ग, समझिए स्वर्ग नरक, हम लोग हिंदू धर्म के फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं तो हम लोग के धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया गया है। हम लोग के धर्म ग्रंथों में भी है ना जहाँ स्वर्ग और नरक, वो आपके मैंने कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार जो है कि हाँ मानव के मैंने कर्मों पर डिपेंड करता है कि जो जितना बेहतर अगर कर्म करेगा उसके अनुसार मैंने ऊपर स्वर्ग नरक मुहैया कराई जाएगी। अब इस बात में कितनी सत्यता है, लेकिन धार्मिक तौर पर माने तो बात सत्य है, ठीक है। तो इसी तरह से यूनान में भी स्वर्ग की बात में जिक्र था कि हाँ स्वर्ग है नरक है। अब इसमें क्या कहना है कि प्लूटो का कहना था ना कि हाँ कि हर चीज के, हर जो पृथ्वी पर जितना भी मैंने भौतिक वस्तु जो भी दिखाई पड़ता है हमारा ना, कि जो चीज पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है कि सब स्वर्गों में है, स्वर्ग में है, देवताओं के पास भी है, जो गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उनके पास भी है। लेकिन स्वर्ग में सभी वस्तुओं के, सभी जो चीज जो है उस सब के आदर्श रूप है, सबसे उत्तम रूप है, सबसे उत्तम रूप होगा से बेहतर रूप कहीं पर नहीं हो सकता है। तो कोई भी चीज ले लीजिए, मान लीजिए फूल ले लीजिए, वो फूल, तो फूल के पत्ते देखे तो उनका अपने विचार बनाए कि फूल अच्छा खिला है, लेकिन एक बार में जब जाने कि यही फूल अगर स्वर्ग में होगा ना तो सबसे टॉप मोस्ट में होगा। अब इसका सबसे आदर्श रूप है इस स्वर्ग में होगा। तो प्लूटो दिमाग लगाए कि हर चीज की जो है ना कि आदर्श रूप और कहीं पर है तो ओकरा नाम है स्वर्ग, ओकरा नाम है स्वर्ग। अब इनका दिमाग काम करना शुरू किया कि स्वर्ग में तो सब चीज के आदर्श रूप है। कि अगर मान लिया जाए कि जानवर भी है यहाँ पर पृथ्वी पर तो वहां पर भी जानवर है, लेकिन वो आदर्श रूप में है, सबसे अच्छा रूप में है वहीं पर। तभी जब दिमाग लगाए कि करण का जाए, अब दिमाग लगाए कि हाँ कि जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता है, और जो व्यक्ति मर गया वो कुछ स्वर्ग के बारे में बता नहीं सकता है। जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता है और जो व्यक्ति मर चुका है उस स्वर्ग के बारे में कुछ बता नहीं सकता है। तब करे तो क्या करें, तब इधर ये चाहते थे कि पृथ्वी लोक पर प्लूटो के द्वारा था कहना था कि हम पृथ्वी लोक पर उसी तरह के आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं जो स्वर्ग में होगा। हर चीज के मानते थे कि हर चीज की जो उत्तम क्वालिटी होता है, सबसे अच्छा सब जो रूप होता है उस स्वर्ग में होता है। ये प्लूटो का मानना था। तब ये अपने आप परिकल्पना किए, अपने देखकर दिमाग लगाना शुरू किए। तब क्या किए ना कि पृथ्वी पर आदर्श राज्य बनाने के लिए ये दिमाग लगाया कि हाँ हम लोग शिक्षा के फिर यहाँ पर रखा है कि शिक्षा के कोई व्यक्ति को है ना कि इस तरह से मैंने उनको शिक्षा ग्रहण, इस तरह से उनको शिक्षा देना है, कितना उनको मैंने शिक्षा दे देना है वो अपन आत्मा को कंट्रोल में करे,
अपने आत्मा को कंट्रोल में कर लो, उसको बस विजय प्राप्त करने, अपने आत्मा को कंट्रोल में कर लो, उसको विजय प्राप्त करने। और समझिए इस सब जबान कर रहे हैं कौन? सब कर रहे हैं प्लूटो, कि अपने आत्मा को कंट्रोल में कर ले। कंट्रोल में किस तरह से कर लेना इंसान? इस तरह से आत्मा के कंट्रोल में कर ले कि वो जाए, उनको इस तरह से हमारे योग विद्या होता है, कुछ मेडिटेशन वगैरह होता है, उसके द्वारा कहा कि अपने आत्मा को भेजे स्वर्ग में, अपने आत्मा को स्वर्ग में भेजे, और वहां से इनका आत्मा स्वर्ग से घूम कर करके आए, और फिर इनके शरीर को धारण करे, और फिर इनको बताए कि स्वर्ग में राज्य इस रूप में है, राज्य इस रूप में है। ये कहते जानते थे कि जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा कुछ बता नहीं सकता है, तो फिर हमें पड़ गए। अब करना क्या है हमरा स्वर्ग के आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। सब जानते थे कि आदर्श रूप और हर वस्तु के है तो स्वर्ग में है, उस स्वर्ग में जा सकता है किसे? तभी शिक्षा का सहारा ले कि हायर एजुकेशन देकर उसको इस तरह से शिक्षा देकर के 35-40 साल में शिक्षा देकर के उसको तैयार करना है, और तैयार करके उनको भेजना है कहाँ पर? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जब जाएंगे और वहां पर जाएंगे ना तो आत्मा चारों तरफ घूमेंगे, अब घूम करके यहाँ पर जब पुनः पृथ्वी पर आएंगे, शरीर धारण करेंगे, तब सब बात बता देंगे, आत्मा के बात हम सुन लेंगे, इतना इनको पढ़ा लिखा देंगे, इतना इनको तैयार कर देंगे। आज जब इनको आत्मा बता देगा कि स्वर्ग में राज इस तरह से होता है और उसने राज हम कायम करेंगे पृथ्वी पर, ये इनका सोच था किनका? प्लूटो के। तो आदर्श राज्य की जो परिकल्पना प्लूटो के द्वारा की गई थी ना कि आदर्श राज्य बनाना है, तो आदर्श राज्य के लिए कॉन्सेप्ट ला रहे थे कहां से? स्वर्ग से, स्वर्ग से ला रहे थे। तो इस पर बहुत से विद्वान मक्खन उड़ाए हैं, मजाक किए हैं, क्योंकि मानसिक संतुलन रहता कि बिगड़ गया था। तो ठीक है जो भी है, लेकिन रियलिटी में जब आप कम से कम तर्क विद्या के विद्वान थे, इतना सोचे तो सही, इतना ही अच्छा बात कम से कम महापुरुष सोचे कि हाँ इस तरह से हमको करना है। आप समझिए, तो यही आदर्श राज्य की परिकल्पना की है कि इसी तरह से तब जाकर करते थे राज्य। आप समझिएगा कि आदर्श राज्य कह के मतलब कि बनाना चाहते थे। तो कहा जाता है कि प्लूटो के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। इनके गुरुदेव थे सुकरात, उनको तो बस पठन शिक्षक बोले, विद्वान व्यक्ति बोले, लेकिन इनको प्लूटो का प्रथम दार्शनिक इनको कहा प्रथम राजनीतिक दार्शनिक, राजनीति दार्शनिक। प्रथम पूछेगा प्रथम राजनीति दार्शनिक किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है प्लूटो के। तो प्लूटो का प्रथम राजनीति दार्शनिक क्या कहता है? तो राजनीति इसलिए लगा था ना कि राज्य के संदर्भ में जो व्यक्ति कोई कार्य करता है, राज्य के संदर्भ में अब कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसके बारे में सोचता है, तब उसी को राजनीति बोलते हैं। राजनीति कुछ दूसरा नहीं है, वो आगे आएंगे चर्चा कराएंगे जब महापुरुष के बारे में लोग जान लेते हैं। उसके बाद कि राजनीति कुछ और नहीं है, राज्य के बारे में जो भी है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्ति राज्य के बारे में सोच सकता है, राज्य के बारे में कि किस तरह से वो चलाना है, उसी को राजनीति कहते हैं। तो राज्य के बारे में सोच रहे थे, आदर्श राज्य के बारे में सोच रहे थे, तो इसीलिए ये तो दर्शन के विद्वान थे, ये तो भाई सत्य की खोज लगी तो बहुत उपाय करके कि किस तरह से क्या करे, बहुत प्रयास भी किए, बहुत विचारों को पकड़ के तैयार भी किए। कौन? प्लूटो। अब ये प्लूटो याद रखना, ये प्लूटो जो थे कि इनका जो राज्य का आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से ठीक है, हाँ अपन सोचे, लेकिन इसको का इनको इसे मिला था तो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक की जो संज्ञा मिला इन्हीं को मिला। पूछता है हमारा एग्जाम में, पूछेगा तो आपको बस इतने शब्दों आपको मैं चर्चा कर देना है कि हाँ प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किनको कहा जाता है? प्रथम राजनीतिक दार्शनिक जो है आपको प्लूटो महोदय के कहना है। प्लूटो महोदय के राजनीतिक दार्शनिक क्यों कहते हैं? दार्शनिक के मतलब कि सत्य के पता लगाने वाला व्यक्ति, सच्चाई आदर्श राज्य में लोगों में भेज रहे थे, बना के शिक्षा के माध्यम से भेज रहे थे। कल्पने है, कल्पना तो जुबान किया। राजनीति आदर्श राज्य बनाना चाहते थे, राज्य के बारे में की जाने वाली बात यही तो राजनीति है, राज्य के बारे में की जाने वाली बात यही राजनीति है, तो कर ही रहे थे। तो इसीलिए इनको कहा जाता है। तो बस आज के लेक्चर में इतने रह दीजिए, फिर इनका शिष्य एंट्री मारेगा, एंट्री मारने वाला है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग इतने पर समाप्त करते हैं। आप समझिएगा कि जिस तरह से हम आपको समझाएं उसी तरह से आपको शब्द ब शब्द आपको मस्तिष्क में टोटल जानकारी रखना है। आप धन्यवाद, आज बरकते रह दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट जिस तरह से लेके चल रहे हैं, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होंगे, 100% सिखा के लेके चलेंगे। चलिए भागिए।